इंटेलेक्टाइज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द सॉइल ऑफ इंडिया। ओके, सो आज का टॉपिक भारत की मिट्टियाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉइल? सॉइल किसे कहा जाता है? तो अगर हम सॉइल को डिफाइन करें तो मिट्टी भूपटल का जो सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है? को मिट्टी कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल। भूपटल के ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। दूसरे शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सैल मतलब रॉक्स, सैलों के विघटन तथा वियोजन मतलब होता है अपक्षय। सैलों के विघटन तथा वियोजन से प्राप्त ढीले लूज तथा असंगठित पदार्थों को क्या कहा जाता है? को मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या है? व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल इज द लूज एंड अनकॉन्सोलिडेटेड मैटर्स obtained from disintegration and decomposition of rocks. So ये क्या है? सॉइल की परिभाषा है, मिट्टी की परिभाषा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज क्या? सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉइल ही, मिट्टी में ही वनस्पतियों का क्या होता है? विकास होता है। और वनस्पति से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। सभी लोग जानते हैं कि हमको भोजन मिलता है, पेड़ पौधे फल सब्जियां मिलती हैं। प्लस सॉइल क्या कर देता है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ सरफेस। यानी कि धरातल पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, जीव जंतु, सभी के लिए सॉइल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लाइफ में सॉइल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, सॉइल को जैविक कारखाना भी कहा जाता है। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक फैक्ट्री। जैविक कारखाना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जैविक कारखाना? तो इसमें देखिए इस बायोस्फीयर के, जैव मंडल के जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। All organisms of this biosphere obtain their nutrition directly or indirectly from soil. ठीक है, तो ये रहा सॉइल की परिभाषा। अब दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल का कॉम्पोजिशन, कि सॉइल में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, किससे मिलके सॉइल बना होता है। तो सॉइल की कॉम्पोजिशन में सबसे पहले क्या होता है? आपको ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस तथा जैविक पदार्थ। ठीक है, देखिए मृदा के संगठन में लगभग 5 से 12%, 5% to 12%
कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ह्यूमस एंड बायोटिक मटेरियल, जैविक पदार्थ। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो डेड रिमेन्स, सड़े गले, जो क्या होते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं, उनकी शाखाएं होती हैं, या उसमें जो जीव होते हैं जो मर गए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमस। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए। क्यों, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला क्या कर देता है, ये सॉइल का जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल की उत्पादकता, प्राकृतिक उत्पादकता में वृद्धि करता है। इट इंक्रीजेस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सेकेंड, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा क्या करता है, ये मृदा में जल धारण क्षमता को वृद्धि करता है। एंड थर्ड, इट ऑल्सो गिव अ डेफिनेट कलर। सॉइल को क्या कर देता है? इसके कलर को भी चेंज कर देता है। तो तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। उसके अलावा जैविक पदार्थ में वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, जीवित, ठीक है, इनको शामिल किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, मृदा की उत्पत्ति, उसके विकास, उसकी उर्वरता को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करते हैं। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि ये ह्यूमस और जैविक पदार्थ का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है सॉइल में? ओनली 5 to 12%, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमस का क्या रोल है, मैंने ये बता दिया। जैविक पदार्थों में किसको सम्मिलित किया जाता है? पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को। और मिट्टी में प्राप्त उपस्थित जीवों को क्या कहा जाता है? इडेफंस कहा जाता है। इडेफंस। The organism that present in soil is called edefans. तो ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। तो पहला ह्यूमस तथा जैविक पदार्थ हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मिनरल्स, खनिज पदार्थ। ठीक है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ मृदा के संगठन में, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में। सबसे पहला तो ह्यूमस एंड जैविक पदार्थ। दूसरा खनिज पदार्थ, लगभग 38% से 47% तक मृदा में क्या होता है? आपको खनिज पदार्थ होते हैं, जो क्योंकि सैलों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से बनता है, और चट्टान में क्या होता है? मिनरल्स, खनिज होते हैं, तो इसलिए उसमें भी क्या होता है? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि खनिज पदार्थ मृदा में क्या, मृदा को उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा खनिज पदार्थों के कारण मृदा की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी निर्धारित होता है। इसके अलावा मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ मृदा के कलर को, उसके टेक्सचर को, ठीक है, स्वाद को, ये सब का निर्धारण कौन कर देता है? खनिज पदार्थ कर देते हैं। थर्ड, तीसरा कौन सा पदार्थ होता है मृदा में? तो मृदा घोल, सॉइल सॉल्यूशन, मृदा घोल, सॉइल सॉल्यूशन। इसका तात्पर्य क्या है? कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, याद रखिएगा कि लगभग 15% से 35% तक क्या होता है? मृदा में जल की मात्रा उपस्थित होती है। और ये क्या करता है? वाटर प्रेजेंट इन सॉइल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। ठीक है। उसके बाद सॉइल एयर, चौथा मृदा वायु। ठीक है। लगभग 15 से 35% तक, 15% से 35% तक मृदा में क्या होता है? मृदा वायु भी उपस्थित होता है। तो ये चारों चीजों से
मृदा का निर्माण होता है ह्यूमस तथा जैविक पदार्थ मात्रा 5 से 12%, खनिज पदार्थ 38 से 47%। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? मिनरल्स का होता है। थर्ड इज सॉइल सॉल्यूशन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉइल, that is it contribute about 15 to 35%. and fourth is air present in soil। आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब क्यों कार्बन डाइऑक्साइड होती है? आपको मालूम ही है कि मृदा में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो वनस्पतियों के टूटे हुए भाग जैसे पेड़, पत्तियां या शाखाएं, उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज करते हैं। और जब डिकम्पोज करेंगे, उसका विघटन करेंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। और वही CO2 गैस क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है किसमें? सॉइल के कणों में, मिट्टी के कणों में वो उपस्थित रह जाता है, ठीक है। तो ये चारों मृदा के मुख्य संगठन हैं। अब आते हैं कि भारत में मुख्य रूप से हमें किसकी चर्चा करनी थी? भारत की मृदा की चर्चा करनी थी। तो इसी के बारे में हम लोग सीधे चर्चा करते हैं। देखिए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने भारत की मृदा को, भारत की मिट्टियों को 8 मुख्य वर्ग और 27 गौण वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। सो इंडियन सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 8 मेजर ग्रुप एंड 27 माइनर ग्रुप। और यह विभाजन ICAR ने 1986 में किया। यहां हम देखेंगे कि 8 जो मुख्य मृदाएं जो हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज 8 सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। देखिए, भारत की सबसे प्रमुख मृदा है ये, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह मृदा व्याप्त है, और लगभग भारत के कुल मृदा का 43.3% कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। अब देखिए, जलोढ़ मृदा है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। अलूवियल सॉइल are formed by the deposition of sediments carried by rivers। नदियों के अवसादों, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इस मृदा का विकास हुआ है। और जब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत में कहां कहां इसका विकास हुआ होगा, कहां कहां ये मृदा पाई जाती है, कहां कहां ये मिट्टियां पाई जाती हो। तो याद रखिए, पूरा नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जिसमें आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदान, इसके अलावा गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान, तथा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मैदान, इसको शामिल करते हैं। इसके अलावा तटीय प्रदेश में भी इस प्रकार की मृदा, खास करके पूर्वी घाट में इस प्रकार की मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है।
और कहाँ कहाँ, तो देखिए यहाँ महानदी डेल्टा है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी की डेल्टा है, फिर आपको तमिलनाडु में कावेरी नदी की डेल्टा। तो इन नदियों के डेल्टाई प्रदेश में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए इनका कलर कैसा होता है, तो ये भूरे से राख, जैसे राख होता है लकड़ी को जलाने से जो प्राप्त होता है, तो उसी कलर का ये होते हैं राख। ठीक है, भूरे, हल्के भूरे रंग से, राख कलर का हल्के भूरे रंग से हल्का भूरा रंग, ग्रे कलर का होता है ये, और ऐश कलर जो यानी कि जो राख का कलर होता है उस तरह का होता है। और दूसरी चीज इसकी सबसे प्रमुख विशेषता आप ध्यान रखिएगा, इसका गठन कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, गठन यानी कि ये रेतीली से दोमट मिट्टी से, दोमट रेतीली से कैसी होती है, दोमट प्रकार की होती है, यानी कि सैंड टू लूमी सॉइल। इसका टेक्सचर गठन कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो हल्का भूरा रंग से लेकर के राख, ठीक है, ग्रे कलर टू ऐश कलर। ऐश हम किसी भी वनस्पति को जलाते हैं तो जो राख बचता है उस तरह का इसका कलर होता है। और इसका गठन टेक्सचर कैसा होता है, तो सैंडी टू लूमी सॉइल। अब इसके बाद देखिए यह जो मृदा है, इस मृदा में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और ह्यूमस, इसकी बेसिकली क्या होती है, कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी कमी होती है, तथा पोटास एवं चूना, पोटास तथा चूना ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस इनकी कमी होती है, लेकिन पोटास और चूना इस मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इस मिट्टी में ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी कि उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मिट्टी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड अलुवियल सॉइल, और दूसरा न्यू अलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इट इज नोन एज ओल्ड अलुवियल सॉइल, इट इज नोन एज बांगर, एंड न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। देखिए जो बांगर मिट्टी होती है वह बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होती है। ठीक है, यानी कि यहां बाढ़ का पानी जल्दी नहीं पहुंच पाता। The Bangar soil is found above flood plain and flood water reaches here with great difficulties. कभी कभी फ्लड पानी पहुंच जाता है लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी से, कठिनाई से पहुंचता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें क्या है, एवरी ईयर खादर सॉइल विटनेस फ्लड। खादर मिट्टी का जो क्षेत्र है वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के कारण क्या हो जाता है, सॉइल रिन्यू होता है। यहां सॉइल हमेशा नवीनीकृत होते चला जाता है, नवीन नया सॉइल आ जाता है, उस पर बिछ जाता है। और
बाढ़ के साथ क्या आता है? सिल्ट। बाढ़ के साथ सिल्ट आता है, और सिल्ट को नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की प्राकृतिक फर्टिलाइजर। और इसी कारण क्या है कि खादर जो है वो बांगर की अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि एवरी ईयर क्या होता है? रिन्यू होते रहता है। इसके अलावा देखिए, बांगर मिट्टी में छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं, और बेसिकली ये कंकर हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है। द बांगर सॉइल कंटेन कंकर, and which is basically the nodules of calcium carbonate, impure calcium carbonate है। और ये जो कंकड़ होते हैं ये क्या कर देते हैं? कृषि कार्य में थोड़ी बहुत बाधा भी उत्पन्न करते हैं। बट जो खादर सॉइल है दे आर वेरी फाइन सॉइल। ठीक है, अब यहां देखिए एक और चीज कि भारत में ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और जितने भी हमारे डेल्टाइक क्षेत्र हैं, डेल्टाइक रीजन, वहां ये मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र मुख्य रूप से वीट, सुगर केन एंड मस्टर्ड, वैसे सभी जितने भी फसल है सबकी खेती की जाती है क्योंकि ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन मुख्य रूप से वीट, सुगर केन, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र गेहूं, गन्ना और सरसों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में इसी प्रदेश में हुई थी। जब हम नई जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो यहां भी सभी कुछ होता है, लेकिन मुख्य रूप से चावल। अब ये मत सोचिए कि चावल यहां नहीं होता। बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस, पंजाब इज प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वालिटी का राइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है नई जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से चावल, जूट के लिए प्रसिद्ध है, और मछली की खेती भी यहां बहुत अधिक की जाती है। मछली पालन, खेतों में, चावल के खेतों में मछली पालन कर दिया जाता है। तो ये क्या रहा? दोनों का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ सॉइल, मृदा की आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में बांटा जाता है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? और याद रखिएगा कि ये मिट्टी जो है इसमें सभी कुछ उपजाया जाता है, सभी कुछ। इतनी उपजाऊ है कि इसमें जो चीज भी आप चाहें उसकी खेती कर सकते हैं, एक्सेप्ट सिट्रस फ्रूट को छोड़ दिया जाए तो। अब आते हैं दूसरी, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं
रेड एंड येलो सॉइल। देखिए, भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 18.6% पर यह मिट्टी पाई जाती है और लगभग 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है। देखिए, इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय तथा इग्नियस तथा रूपांतरित चट्टानों के विघटन तथा वियोजन से हुआ है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन एंड disintegration and decomposition of igneous and metamorphic rock, and because of iron content, आयरन के कारण लोहे के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्योंकि जब हम लोहे को एक्सपोज कर देंगे वायुमंडल में तो क्या हो जाएगा? वो रस्ट हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा और कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। ठीक है। अब लाल मिट्टी का वह क्षेत्र, लाल मिट्टी जहां पाई जाती है, अगर उस क्षेत्र में किसी संपूर्ण लाल क्षेत्र के किसी लाल मिट्टी के क्षेत्र के किसी भाग में यदि वर्षा अधिक होती है तो वहां की मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। द एरिया ऑफ रेड सॉइल विच रिसीव हाई रेनफॉल, द कलर ऑफ सॉइल ऑफ दैट एरिया चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। आयरन अब किस फॉर्म में आ जाता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो उस क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? पीली हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मुख्य रूप से जो ये मिट्टी है वो कुडप्पा और धारवाड़ एवं कुडप्पा रॉक। किस रॉक्स? धारवाड़ एवं कुडप्पा क्रम के चट्टानों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब भारत के उन क्षेत्रों में जहां धारवाड़ और कुडप्पा रॉक्स पाए जाते हैं, अब याद रखिएगा कि मेरी एक वीडियो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना। उसमें मैंने जितने भी चट्टानों से भारत का निर्माण हुआ है, जो विभिन्न काल में बने हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले आर्कियन चट्टानें बनी भारत में, उसके बाद धारवाड़ बना, फिर कुडप्पा बना, कुडप्पा के बाद विंध्यन बना, विंध्यन के बाद गोंडवाना रॉक, उसके बाद आपको जो बेसाल्टिक रॉक है हमारा डेक्कन ट्रैप बना, उसके बाद फिर हमारा ग्रेट हिमालय टर्सरी एज में बना, उसके बाद क्वार्टनरी एज में हमारा क्या बना? तो पूरा विशाल मैदान का निर्माण हुआ, करेवा डिपॉजिट्स हुए। तो इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब यहां याद रखिएगा कि रेड एंड येलो सॉइल भारत के उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां धारवाड़ एवं कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ कर्नाटक का एरिया है, कुडप्पा कर्नाटक में पहली बार मिला था चट्टानें, ये कुडप्पा आंध्र प्रदेश का भाग है, आंध्र प्रदेश का एक जगह है। तो ये क्रम की चट्टानें जहां भी मिली भारत में, वहां रेड एंड येलो सॉइल का निर्माण हुआ। रेड ही येलो में कहां बना? जहां वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि
रेड में आयरन ऑक्साइड रहेगा और येलो में हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वो, ठीक है, उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखिए, ये मिट्टी जो है सर्वाधिक कहां मिलती है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। लगभग पूरा प्रायद्वीपीय भाग, जिसमें कि आपको काली मिट्टी का क्षेत्र छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत लेटराइट मिट्टी का, और जो अगर मैं पूरी तरह इसका मैप बना दूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये इस एरिया को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत इस एरिया को छोड़ करके, उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्र यहां छोड़ दीजिए, और चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है मेघालय प्लेट्यू, तो मेघालय प्लेट्यू में भी थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ करके, और तटवर्ती क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह मिट्टी जो है लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। सिर्फ ये क्षेत्र जो आपको दक्कन का लावा पठार का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र, इसके अलावा थोड़ा बहुत एरिया केरला के तट पे, केरला कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है, वहां आपको लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी आपको यहां भी मिलती है मेघालय में, मेघालय इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ। और तटवर्ती क्षेत्र में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी। अगर इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में इस मिट्टी का विस्तार है। अब देखिए, इस मिट्टी में भी आपको, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, याद रखिए कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत अधिक कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी होती है। लेकिन इसमें क्या क्या ज्यादा होगा? चूंकि आयरन है तो आयरन ज्यादा होगा, एल्युमिनियम ज्यादा होगा, और लाइम की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। अब चूंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन इसमें सिंचाई के द्वारा चावल की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता। लेकिन पानी के द्वारा, पानी की प्राप्ति यानी कि उपलब्ध करा करके, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा करके इसमें कृषि कार्य की जाती है। क्योंकि मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो है 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह मिट्टी व्याप्त है। और संपूर्ण भारत के मिट्टी का लगभग 16.6%, यानी कि संपूर्ण भारत के लगभग 16.6% पर यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का विकास वॉल्केनिक एरप्शन से निकलने वाले मैग्मा जब सतह पर आता है तो वो बेसाल्ट चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। द मैग्मा विच कम्स आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शन solidify on the surface of earth and form basalt rock.
disintegration and decomposition of basalt rock is responsible behind the formation of black soil. पृथ्वी की सतह से मैग्मा निकली, ऊपर आकर के धरातल पर आकर वह ठंडा होकर बैसाल्ट चट्टानों में परिवर्तित हो गई और इसी बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है. सो इट इज अ वोल्केनिक इन इरोजन इन ओरिजिन, यानी कि यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस मिट्टी का विकास हुआ है. जहां भी विश्व में जहां भी इसमें मिट्टी पाई जाती है वहां वोल्केनिक इरप्शन से ही इसका विकास हुआ है. और याद रखिएगा कि वोल्केनिक इरप्शन कौन सा? दो प्रकार के वोल्केनिक इरप्शन होते हैं. एक सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय उद्गार, जिसमें लावा जो है, मैग्मा जो है वो बहुत तेजी से निकलता है. एंड दूसरा कौन सा है? दरारी उद्भेदन, जिसको हम लोग फीसर इरप्शन कहते हैं. तो जनरली जो काली मिट्टी का जहां भी प्रदेश, जिस प्रदेश में भी इस काली मिट्टी का विकास हुआ है वहां दरारी उद्भेदन द्वारा ही मैग्मा धरातल पर आया है. फीसर eruption is responsible behind the formation of this soil. उस क्षेत्र में फीसर eruption नहीं हुआ, दरारी उद्भेदन ही हुआ है. ठीक है. अब देखिए, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, चूंकि ब्लैक इसका कलर काला होता है. काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, चूंकि कॉटन की कॉटन की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यही होती है. इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकली इसे क्या कहते हैं? रेगर सॉइल कहा जाता है. ओके, दिस सॉइल इज कॉल्ड रेगर सॉइल. रेगर मिट्टी कहा जाता है, रेगोर मिट्टी भी कहते हैं. इस मिट्टी को सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं. सेल्फ स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? कि सूखने पर क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं. Cracks develop on this soil when it dry. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई की मिट्टी. सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता इस मिट्टी की बहुत ज्यादा होती है. क्यों ज्यादा होती है? तो इसमें क्ले की मात्रा अन्य मिट्टियों की अपेक्षा ज्यादा होती है. बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्ले, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज वेरी हाई. बहुत ज्यादा होता है. देखिए, इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? स्टिकी व्हेन वेट. जब ये गीली हो जाती है तो बहुत अधिक चिपकती है. इसलिए क्या हो जाता है, अधिक बरसात जब हो जाती है तो ये बहुत चिपकने लगती है. इसलिए कृषि कार्य इसमें क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है. और यही कारण है कि आफ्टर फर्स्ट और सेकंड शावर, पहली और दूसरी वर्षा होने के साथ ही किसान क्या कर लेते हैं, इस मिट्टी पर अपना कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं. दिस सॉइल became sticky when this soil became sticky when wet, and this is the reason the farmers of the region of black soil used to cultivate the soil after first or second shower. बरसात भीगने पर ये चिपक जाती है, चिपचिपा हो जाती है, इसलिए कृषि का डिफिकल्ट हो जाता है. सूखने पर ये कठोर हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं. ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है. अब देखिए, इस मिट्टी में
एल्युमिनियम ज़्यादा मिलेगा, लोहा ज़्यादा मिलेगा। कम क्या मिलेगा? तो फास्फोरस कम मिलेगा, नाइट्रोजन कम मिलेगा। चूंकि लावा से बना है इसलिए इसमें ह्यूमस क्या है? कम होगा। ठीक है, अब ये मिट्टी कहां कहां मिलती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में यह मिट्टी आपको डेक्कन प्लेट्यू, पूरा महाराष्ट्र लगभग, मालवा प्लेट्यू, यहां आपको काठियावाड़ प्लेट्यू है, यहां मिलेगा। तेलंगाना प्लेट्यू का भी थोड़ा सा पार्ट में मिलता है। यहां राजमहल बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, यहां भी आपको थोड़ी बहुत ये मिट्टी मिलती है। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि चूना हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब की मात्रा क्या है इसमें? ज्यादा मिलेगी। फास्फोरस, नाइट्रोजन क्या होगा? कम मिलेगा इसमें। मुख्य रूप से इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, कॉटन की खेती की जाती है, कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉटन इसमें आपको शुगर केन भी खेती की जाती है, सोयाबीन, ऑयल सीड्स, इन सभी की भी खेती इस मिट्टी में की जाती है। नेक्स्ट, फोर्थ सॉइल जो है वो लेटराइट। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी में, देखिए लेटर लैटिन वर्ड है, इट डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लेटराइट जो वर्ड है वो लेटर वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स, ईंट। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यह गीला होने पर अगर इसमें पानी चला जाता है तो क्या होगा? थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और सूखने पर अधिक कठोर हो जाता है। यानी कि when we apply water in the soil became soft. On the other hand, when it dried up, it became very hard. ईंट जैसा कठोर हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन, यही कारण है कि इसका उपयोग मकान बनाने में किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज, मकान में बनाने में, यानी कि घरों को बनाने में इसका निर्माण यूज किया जाता है, घरों के निर्माण में। यह मिट्टी जो है लगभग 1.27 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है, जो कुल मिट्टी का कुल मिट्टी के क्षेत्र का 3.7% क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब देखिए इस मिट्टी का विकास भारत के उन क्षेत्रों में हुआ है जहां लेटराइट प्रकार की चट्टान मिलती हो, लेटराइट रॉक। दूसरा, वेरी हाई टेम्परेचर का एरिया होना चाहिए। और तीसरा, हाई रेनफॉल। भारत के उन्हीं क्षेत्रों में जहां लेटराइट संरचना मिलती हो, जहां वर्षा ज्यादा होती हो, और ऑल्टरनेटिवली वर्षा और क्या हो, टेम्परेचर भी ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो। भारत के इन्हीं क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और
लीचिंग, अपक्षालन, अपक्षालन इस मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपक्षालन क्या होता है? व्हाट इज लीचिंग? तो ड्यू टू हेवी रेन, अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो तो क्या होते हैं, वर्षा के जल के साथ घुलकर या तो नीचे चले जाते हैं या बह जाते हैं। लेकिन जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो मिट्टी की सतह पर ही रह जाते हैं। So leaching is a process in which the nutrient of soil dissolve in rainwater and washed away, left the consolidated part, rigid part और hard part of soil। और जो hard part basically होता है वो अल्युमिनियम और लोहे के क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। सो लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग विधि इस सॉइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो धुल जाते हैं, इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। बिकॉज ऑफ लीचिंग, ऑलमोस्ट एंटायर मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल either leached inside the soil or washed away, left the nodules of iron, aluminum on the surface of earth, surface of crust, and because of that nodules it is very difficult to plow the soil। मिट्टी में एल्युमिनियम के, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं और इस कारण उस मिट्टी की जुताई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब ये मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? तो केरला में वेस्टर्न घाट के पास एक पतली सी परत में मिलती है। झारखंड जो प्लेट्यू है, यहां चतरा, दुमका, इस एरिया में। राजमहल की पहाड़ी जो है, इस एरिया में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, राजमहल की पहाड़ी में। देन मेघालय प्लेट्यू, मेघालय की पहाड़ियों में भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है, चूंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी रहता है वहां। असम में भी कुछ क्षेत्रों में मिलती है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र और असम, केरल, महाराष्ट्र और असम, सर्वाधिक मिट्टी का विकास, लेटराइट मिट्टी का विकास केरल में हुआ है, देन महाराष्ट्र एंड देन असम। उसके बाद झारखंड में अधिक उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोहे के अंश ज्यादा होते हैं। चूंकि एल्युमिनियम लोहे का अंश है तो हल्का कैसा कलर हो जाएगा, इसका लाल कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ, ये सब की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन इस मिट्टी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि किया जाता है, चाय की, कहवा की, ठीक है, कैश्यू नट, इसकी खेती की जाती है। ठीक है। काजू की खेती बहुत फेमस महाराष्ट्र में, और दुमका और चतरा जिले में जो झारखंड का है, यहाँ काजू की खेती, कैश्यू नट की खेती, इसमें क्या किया जाता है, इसी सॉइल में की जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस सॉइल इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन रोपण कृषि इस मिट्टी में की जाती है। अब आता है डेजर्ट सॉइल, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जो है 1.4 लाख टू 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। भारत के
कुल क्षेत्र के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पर। मुख्य रूप से यह मिट्टी राजस्थान और आपको रण ऑफ कच्छ सौराष्ट्र हो गया, गुजरात में कौन सा, पहले तो राजस्थान और मुख्य रूप से वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान के बाद रण ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में, जिसको हम सौराष्ट्र कच्छ भी लिख सकते हैं, सौराष्ट्र कच्छ। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मिलता है आपको, जो राजस्थान की तरफ मिला पड़ा है, और सदर्न पंजाब, दक्षिणी पंजाब, यानी कि राजस्थान, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास का एरिया, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब. This soil is found in these 4 areas. Red to brown in color, लाल से लेकर रेड टू ब्राउन, भूरे रंग का, लाल से लेकर के भूरे रंग का होता है ये, और सलाइन, नमकीन इसकी क्या होती है, इस मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो नमकीन होती है, सलाइन इन नेचर. सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और इसी कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल की बहुत कम होती है. सिंस सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी बिग इन साइज, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज वेरी लेस. अब इस मिट्टी की एक विशेषता देखिए क्या होता है कि इन द लोअर होरिजन ऑफ सॉइल, अब ये पूरा सॉइल का अगर हम ले लिया जाए तो सॉइल के लोअर होरिजन में क्या मिलता है, अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर मिलती है इन द लोअर होरिजन, यानी कि जैसे हम सतह से नीचे कुछ नीचे तक जाएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत मिलती है, और ये परत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यही परत क्या कर देती है, वाटर को नीचे जाने से रोकती है, प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ वाटर. ठीक है, नीचे जाने से क्या होती है, रोकती है. एंड दिस वाटर इज द सोर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया. यही जो पानी है, यही पानी डेजर्ट के पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण काम करता है. So this layer of calcium carbonate is very important for the vegetation of desert region, because this layer of calcium carbonate prevent the water to go very deep inside earth, and this water is used by plant for their survival in desert area. So it is very important. ठीक है, मैंने क्या बताया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है इसकी. वाई? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, द सॉइल पार्टिकल इज वेरी बिग इन साइज. उपजाऊ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस मिट्टी में अगर जल की व्यवस्था कर दी जाए तो उपजाऊ बनाया जा सकता है. जैसे इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया और वहां देखिए हरियाली आने लगी, कहां, राजस्थान के डेजर्ट में. ठीक है, ज्वार बाजरा और कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा रागी, ये सब क्या है, इस मिट्टी में उपजाए जाते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट, सलाइन सॉइल, लवणीय मृदा.
लवणीय सलाइन सॉइल। देखिए, लवणीय मृदा बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी हो गया, रण ऑफ कच्छ, और बिहार एंड यूपी, इस क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मिलता है। दिस सलाइन सॉइल मुख्य रूप से तो आपको ये इन क्षेत्रों में मिलता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इस क्षेत्रों में बेसिकली जहां जहां नहर सिंचाई की गई है, ठीक है, द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओके, these three in the canal irrigated area of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके अलावा रण ऑफ कच्छ एंड बिहार एंड यूपी में इस मिट्टी का विकास हुआ है। और भारत के उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है जहां अपवाह तंत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ है, मतलब जल को निकलने के लिए जगह नहीं मिलता, ठीक है। जैसे क्या होता है, नदियां समुद्र में जाके गिर जाती है, किसी नदी, बड़े नदी में आके मिल गई, लेकिन जहां इनलैंड आपको ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जल की निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां जल जमा रहता है और जल क्या हो जाता है, इवोपोरेट कर जाता है, और जल जब वाष्पीकृत हो जाता है तो जल में उपस्थित लवण कहां फैल जाती हैं, मिट्टी में ही रह जाती है, ठीक है। और चूंकि कैनाल इरिगेटेड एरिया में क्या देखा गया है, द फार्मर्स ऑफ द एरिया ऑफ कैनाल इरिगेशन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या है, नहरों का जाल बिछा हुआ है, यहां के किसान क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में नहर के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं। अब चूंकि ये सारे एरिया कहां है, ड्राई रीजन में है, तो वाटर क्या हो जाता है, इवोपोरेट कर जाता है, लेफ्ट सॉल्ट इन द सॉइल, और चूंकि फर्टिलाइजर का भी बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं तो लवणता की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। सो अगर देखा जाए तो इस मिट्टी का विकास प्राकृतिक कारणों के अलावा मानवीय कारणों से भी हुआ है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉइल, एंड बेसिकली इन द एरिया ऑफ canal irrigation like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, where farmer used huge amount of water to irrigate their field, and they also use chemical fertilizer to get more productivity. Since these areas are in dry region, most of the water evaporates and left salt on the surface of soil, and that salt make soil unfertile, फर्टिलिटी खराब कर देती है उसकी। प्राकृतिक कारणों से रण ऑफ कच्छ में मिलेगा आपको, बिहार और ऐसे में क्या हो जाता है, जहां बाढ़ का पानी आता है नहीं निकल पाता है, वो प्राकृतिक कारण ही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि मानवीय कारणों ने इस मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये मिट्टी को हम आसानी से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिप्सम वगैरह डाल करके इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। अब इसी मिट्टी को रेह, कल्लर क्या कहते हैं, रेह मिट्टी कहते हैं, कल्लर कहा जाता है, पंजाब में ये सब में रेह कहते हैं इसको, ठीक है। लाइम और जिप्सम, इन दोनों को मिला करके, इन लाइम को, चूना को इस्तेमाल करके, जिप्सम का इस्तेमाल करके खेतों में हम इस मिट्टी को
पुनः उर्वर बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो मिट्टी है इसमें धान की खेती की जाती है और गन्ना, धान, गेहूं, ये सब की खेती यहां की जाती है। नेक्स्ट जो सॉइल ले आया सॉइल है वो है आपको हिली सॉइल और माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मृदा। माउंटेनियस सॉइल और हिल सॉइल। अब ये नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि क्या है, वैसी सॉइल जो कहां मिलेगी, पर्वत के ढालों पर मिलेगी। The soils which are formed on the slope of mountains or hills are known as mountainous soil. अब देखिए, अब चूंकि ढाल पे बनेगी तो मिट्टी क्या होगी, बहुत पतली परत होगी इसकी। The layer of soil will be very thin, बहुत पतली होगी। और चूंकि इस पर क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमस कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि सॉइल पतली है इसलिए इसमें इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कृषि कार्य के लिए मिट्टी का मोटा होना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन यहां मिट्टी की पतली परत होती है इसलिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं है कृषि कार्य के लिए। ठीक है, इस मिट्टी में भी आपको पोटास हो गया, लाइम हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी क्या होती है, कमी होती है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और इन्हीं ढलानों पर ही आपको किसकी, सेब की और नाशपाती की, ये सब की खेती होती है। जो सॉइल होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय सॉइल होता है। इस चीज को याद रखना है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सॉइल है वही बागानी कृषि के लिए, सेब की खेती, नाशपाती की खेती, ये सब के लिए खेती की जाती है, लेकिन और चीजों को उपजाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि सॉइल जो होता है उसकी परत बहुत पतली होती है। अंतिम 8वीं जो मृदा है वो कौन सी है, पीट मृदा। पीट तथा इसको एक और हम नाम देते हैं दलदली मृदा। ठीक है, पीट तथा दलदली। मार्सी सॉइल, डेल्टाइक मृदा भी कहते हैं। अब देखिए ये मृदा कहां मिलेगी आपको, बेसिकली इस मृदा का विकास वैसे क्षेत्रों में होता है जहां आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता ज्यादा यानी कि मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा होती है। अब चूंकि जल की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए इसमें जैविक अंश अर्थात पेड़ पौधों के टुकड़े इसमें ज्यादा होते हैं। चूंकि दलदली है तो मृदा में लवणता की मात्रा भी ज्यादा होती है, मृदा थोड़ा क्या होता है, लवणीय होता है। मृदा में जैविक अंश, ऑर्गेनिक मैटर, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी हाई इन दिस सॉइल। ठीक है, और बेसिकली कहां मिलेगी ये, तो आपको डेल्टाई रीजन, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, इन सबों में आपको क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा ज्यादा मिलती है। यह मृदा अत्यधिक माने उपजाऊ नहीं होता है और खास करके यहाँ आपको
सुंदरी ट्री मिलता है, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री मिलता है, ठीक है। अम्लीय मृदा कैसी होती है, एसिडिक होता है, ठीक है। और मैंग्रोव वनस्पति जिसको कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति इस मिट्टी में ज्यादा मिलती है। उपजाऊ नहीं होता क्योंकि मिट्टी में ऑलमोस्ट मिट्टी पानी से ढका रहता है, और मिट्टी में जैविक अंश ज्यादा होते हैं। क्योंकि जैविक अंश का विघटन नहीं हो पाता, किसके द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में उसके द्वारा विघटन जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए इस मृदा में जैविक अंश की मात्रा ज्यादा होती है। तो अभी हम लोगों ने कुल भारत के कुल 8 मृदाओं का अध्ययन किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मृदा का जो अवक्रमण तथा अपर्दन इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और इससे जितना हो सके उसका लाभ उठाइए।